Hello, Bacha Party! Welcome back to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. आज का वीडियो 5th एपिसोड है क्लास 10th हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन इंडिया का। अब तक हम पढ़ चुके हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, रॉल अटैक के बारे में, सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मगर इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की भी कुछ लिमिटेशंस थी। वो क्या थी, आज हम स्टार्ट करते हैं। So let's start. Limits of civil disobedience movement, यानी कि limitations क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। सबसे बड़ा इशू था दलित क्लास का। यूजुअली दलित क्लास 1930 ऑनवर्ड से खुद को उन्होंने दलित और ऑप्रेस कहना शुरू किया। इससे पहले वो सिर्फ अनटचेबल्स थे। कांग्रेस दलित्स को ज़्यादातर इग्नोर करती थी क्योंकि उन्हें डर था, जो हाई क्लास हिंदूज हैं ना, उनके वहाँ कंजर्वेटिव टाइप के, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि अगर दलित भी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, तो वो दलितों से दूरी बना के रखते थे। लेकिन बाद में गांधी जी चाहते थे कि इस अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग को एलिमिनेट करा जाए, यानी हटा दिया जाए। इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने इन अनटचेबल्स को नाम दिया था हरिजन। हरिजन मीन्स हरि का जन, भगवान के लोग, राइट। और इनके लिए उन्होंने छोटे छोटे कुछ सत्याग्रह भी चलाए ताकि इनको जो डेली रूटीन में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, मंदिर में एंट्री नहीं हो करने देते थे, वेल को टच नहीं करने देते थे, वो सब पॉसिबिलिटीज़ इन्हें मिल सकें। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे दलित लीडर्स ऐसे थे जो इस अनटचेबिलिटी का सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर देखते थे। उन्होंने अपने लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू की, जिसमें वो डिमांड करते थे कि उनके लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी, और एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इसी सिलसिले में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वेल नोन नेम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने दलितों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। ये इन्होंने 1930 में बनाया था। ये 1 मार्कर हो सकता है। बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था 1930 में। डिमांड्स उनकी भी वही थी, रिजर्व सीट, सेपरेट इलेक्टोरेट। और अक्सर महात्मा गांधी के साथ उनके जो व्यूज़ वाले क्लैशेस थे वो होते रहते थे। हमने 9th में भी एक बार पढ़ा था, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, हमने वहाँ भी पढ़ा कि अक्सर उनके क्लैशेस महात्मा गांधी से व्यूज़ को लेके होते रहते थे, सोसाइटी को लेके होते रहते थे। और यहाँ भी उनके कुछ क्लैशेस हुए। क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ उन्होंने डिमांड करी थी दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की, जो बात गांधी जी को पसंद नहीं आ रही थी। गांधी जी ने इसके लिए टोटल अनशन शुरू कर दिया। अनशन मतलब मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन खाऊंगा पीऊंगा नहीं जब तक ये सेपरेट इलेक्टोरेट बंद नहीं करोगे। अब गांधी जी क्योंकि पॉपुलर फिगर थे और उनके अनशन से लोगों को परेशानी हो रही थी, तो हार कर अंबेडकर ने हार मान ली, और लास्ट में गांधी जी की पोजीशन को समझते हुए उन्होंने अपनी हार मान ली, और जिसका रिजल्ट हुआ पूना पैक्ट, जो कि सितंबर 1932 में हुआ। पूना पैक्ट क्या है, इसके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो मैं भी बता दूं कि क्या होता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के हिसाब से it gave the depressed class reserve seats in provincial and central legislative councils. डिप्रेस्ड क्लास, जिसको आज हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इनके लिए रिजर्व सीट थी या प्रोविडेंशियल में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्शन, यानी उनके लिए जो वोटिंग होगी वो जनरल इलेक्शन के हिसाब से होगी। उनके लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं होगा। अभी तक जो समझ में आया उसके हिसाब से दलित क्लास का जो रिलेशन था वो कांग्रेस के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब क्योंकि उनका रिलेशन अच्छा नहीं था, तो डेफिनेट सी बात है कि उनके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने खुल के पार्ट नहीं लिया, यानी दलित क्लास उनसे दूर रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से भी। अब दूसरी लिमिटेशन थी मुस्लिम्स की, यानी दूसरा ऐसा बड़ा ग्रुप जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूरी बना के रख रहा था। जितने भी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया में, उनका रिस्पांस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ठंडा रहा, कुछ ज़्यादा खुल के उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। जैसे खिलाफत मूवमेंट डिक्लाइन हुआ, उसके बाद से
एक बड़ा सेक्शन मुस्लिम्स का ऐसा था जो कांग्रेस से खुद को अलग फील कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस उन्हें एलियनेटेड फील कराने की कोशिश करा रही है। क्यों ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि मिड 1920s के पास से ही कांग्रेस के जो रिलेशन थे हिंदू ग्रुप्स के साथ वो खुल के सामने आ रहे थे, खास तौर पे हिंदू महासभा जैसे ग्रुप्स के साथ, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को लगने लगा कि कांग्रेस अब पार्शियल हो रही है, वो रिलीजन बेस्ड रिलेशन बनाना चाहती है और हिंदुओं को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसके बाद कई बार कोशिश हुई कि इन्हें वापस एक साथ लाया जाए, और ख़ास तौर पे एक बड़ी कोशिश हुई जब कोशिश ये हुई कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर फिर से अलियांस बनाने की कोशिश करें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस डिफरेंसेस को नेगोशिएट करने की कोशिश कई बार की, और एक बड़ी कोशिश भी हुई कि इनके बीच में फिर से अलियांस बनाया जा सके, लेकिन ये कोशिश ऐसी थी जो सिर्फ दिखावा लग रही थी, सिर्फ दिखावा थी, एक्चुअल असली कोशिश नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि उनके बीच में एक बड़ा डिफरेंस चल रहा था। वो डिफरेंस किस बात पे था? कि फ्यूचर असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और किस कम्युनिटी का ज़्यादा होगा। हम सब जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है, उनके बीच में डिफरेंस का नाम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंस उन्हीं के बीच में थे। ये डिफरेंस और भी बड़े थे। कई बार ऐसी मीटिंग्स हुई जब ये नेगोशिएट करने की बात हो रही थी, तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जहाँ पर इंडिया को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस देने की कोशिश की थी, तब एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस वगैरह आई थी। वहाँ पर हिंदू महासभा के एक बड़े लीडर ने क्वेश्चन क्रिएट किया था मुस्लिमों की उस डिमांड के ऊपर, जहां वो कहते थे ठीक है कि हम रिजर्व सीट की बात छोड़ देते हैं, हमें आप रिजर्व सीट मत दो, हमें रिप्रेजेंटेशन में फिक्सेशन नहीं चाहिए, लेकिन जिन एरियाज़ में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है एटलीस्ट उन एरियाज़ में हमें कुछ फिक्स सीट्स दे दो। लेकिन क्योंकि कई पॉलिटिकल एसोसिएशंस को उनकी ये बात भी पसंद नहीं आ रही थी, तो ये खींचतान बढ़ती चली जा रही थी, जिस चक्कर में मुस्लिमों का ट्रस्ट जो है वो कांग्रेस पे नहीं था। और इवन कांग्रेस भी कई जगह पर कांग्रेस से जुड़ी हुई एसोसिएटेड जो पार्टी थी उनका भी ट्रस्ट उनके ऊपर नहीं आ पाता था, यानी दोनों तरफ डिस्ट्रस्ट की कंडीशन थी, जिसकी वजह से अगेन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो मुस्लिमों ने खुल के उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। नेशनलिज्म के लिए जो भी मूवमेंट्स हमने पढ़े, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन सब के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों के अंदर वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग जगा रही थी। वो फीलिंग थी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की, जिसने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। ये कैसे आई? सबसे पहले आई ये यूनाइटेड स्ट्रगल से। इससे इस तरह के नेशनलिज्म जो मूवमेंट हम सुनते हैं, इनसे पहले भी छोटे छोटे स्ट्रगल होते थे, लेकिन क्योंकि वो वाइडर नहीं होते थे तो सबका सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाता था, इसलिए वो सक्सेसफुल भी नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट यूनाइटेड होने लगे, एक से ज़्यादा जगहों पर फैलने लगे, तो सब मिल के पार्टिसिपेट करने लगे। जब हम मिल के पार्टिसिपेट करते हैं तो एक दूसरे को अपना समझने लगते हैं। अलग अलग जोन में रहने वाले, अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग एक दूसरे की फीलिंग में कॉमन चीज़ें ढूंढ लेते थे। दूसरा रीज़न था कल्चरल प्रोसेस का। कल्चरल यानी जहाँ कल्चर की बात हो रही थी, ये फीलिंग जो आ रही थी कुछ खास चीज़ों से आ रही थी। आर्ट, सॉन्ग्स, पिक्चर्स, पेंटिंग्स, इन सब का बड़ा रोल था। नेशनलिज्म की इसी फीलिंग में एक इमेज क्रिएट की गई थी भारत माता की, जिसने लोगों में वो नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। भारत माता, यूजुअली आप जितने भी नेशनल मूवमेंट दुनिया के देखते हैं ना, उसमें नेशन को फीमेल एलिगरी से ही दिखाया जाता है, और इंडिया के मामले में भी यही हुआ। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात थी, वहाँ भारत माता वर्ड यूज़ किया गया। इंडिया जैसे देश में माँ को एक बड़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन दी जाती है, इसीलिए जब नेशन की बात आई तो उसे भी नाम माता का दिया गया। इसकी फर्स्ट इमेज जो क्रिएट की थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इन्हीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बाद में 1870s में वंदे मातरम भी लिखा था और इसे अपने नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड किया था। आज उस वंदे मातरम को हम नेशनल सॉन्ग की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद
जो मेन फेमस इमेज हुई भारत माता की इसके बाद बनाई गई थी वो, और उसे बनाने वाले थे अबिंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो भारत माता की इमेज क्रिएट की वो काफ़ी एस्थेटिक फिगर थी, यानी ऐसी फिगर जो धार्मिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस देती थी, जो फिजिकल गुड फीलिंग्स की बात नहीं करती थी, आप हिंदी भाषा में बोलो तो भौतिक सुखों की बात नहीं करती थी, धार्मिक सुखों की बात करती थी। ऐसी इमेज क्रिएट की गई थी। इसके बाद और भी बहुत लोगों ने अलग अलग इमेजेस क्रिएट करी, जिसमें बार बार उस माता के अलग अलग रूप दिखाए गए। कहीं पर उसे धार्मिक दिखाया गया, कहीं पर उसे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, कहीं पर उसे देवी रूप में दिखाया गया। लेकिन मेन मोटिव क्या था? सबके अंदर भारत को माँ की तरह समझकर रिस्पेक्ट और उसकी प्रोटेक्शन की फीलिंग जगाना। इसके बाद तीसरा बड़ा रीज़न था इंडियन फोकलोर्स। अब ये फोकलोर क्या होते हैं? जो लोकल लेवल पे लोक गीतों की तरह या लोक कथाओं की तरह बताए, सुनाए, गाए जाते हैं, उन्हें फोकलोर्स कहते हैं। एक्चुअली जो फोकलोर्स होते हैं ना, ये किसी कल्चर की ट्रू पिक्चर दिखाते हैं, और यही बात इंडियन फोकलोर के मामले में भी थी। इंडियन फोकलोर जो था वो इंडियन कल्चर की ट्रू पिक्चर दिखाता था। बाद में अक्सर ऐसा होता है कि कोई स्टोरी पता चले, अगर लोगों ने एक से दूसरे तक पहुंचाई तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इवन बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और रिफॉर्मर्स ऐसे रहे जिन्होंने इस तरह के फोकलोर्स का कलेक्शन बनाया इवन, और उस कलेक्शन को प्रिंट किया। इसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ थी आइकन्स और सिम्बल्स। कई ऐसे आइकन्स और सिंबल का यूज़ किया गया जिसे नेशन वाइड स्प्रेड किया गया ताकि लोग उससे खुद को जुड़ा हुआ महसूस करें। उन्हीं में से एक था बंगाल के स्वदेशी मूवमेंट के टाइम यूज़ किया जाने वाला ट्राई कलर फ्लैग। इसके कलर्स थे रेड, ग्रीन और येलो। आज हम सैफरन, वाइट और ग्रीन कहते हैं, बट उस समय थे रेड, ग्रीन एंड येलो। इसके अंदर 8 लोटस बने हुए थे जो रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया के प्रोविनेंसेस को, और साथ ही साथ इसमें क्रिसेंट मून बना हुआ था जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को दिखाता था। बाद में इसी फ्लैग का एक नया डिज़ाइन तैयार किया महात्मा गांधी ने 1921 में, जिसे स्वराज फ्लैग का नाम दिया गया। इसमें 3 कलर्स थे, रेड, ग्रीन एंड वाइट। रेड, ग्रीन एंड वाइट। अब इसमें येलो नहीं था, वाइट था। इसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील बना हुआ था जो कि गांधी जी के उस आइडिया को दिखाता था जो हाँ वो सेल्फ हेल्प की बात करते थे। और मेन 5वीं चीज़ थी री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी हमारी इंडियन हिस्ट्री जो थी उसके बारे में लोगों को बार बार बताना। यानी कॉलोनियल रूल में आने से पहले इंडिया में क्या कंडीशंस थी, क्या हमारा कल्चर था, कैसे हम रिच थे, इन सब के बारे में बताना। जैसे आज तुम इंडियन हिस्ट्री को सुनते हो तो अपने आप कहीं ना कहीं प्राउड फीलिंग आने लगती है, तो वहाँ पे वो प्राउड फीलिंग जगाने के लिए हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की जा रही थी। और इन सारी चीज़ों ने भी, जितने भी हमने नाम पढ़े इस कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में, इन सब का एक बड़ा रोल रहा लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने में। तो उम्मीद करती हूँ उस चैप्टर को पढ़ने के अंदर वो थोड़ी सी नेशनलिज्म की फीलिंग तुम्हारे अंदर भी जरूर जागी होगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ like, share, subscribe and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100. इस चैप्टर के पिछले वीडियोस देखने के लिए आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF का लिंक मिल जाएगा। रिवाइज द चैप्टर वंस अगेन। आज इस वीडियो के साथ चैप्टर खत्म हो चुका है। प्लीज अगेन आई एम सेइंग, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन। नेक्स्ट चैप्टर तक यू हैव टू वेट। टिल देन, बाय बाय।